जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है इन द सेंस कि इसराइल जिसने पहले गजा के अंदर जेनोसाइड किया, ह्यूमन राइट को पामाल किया, तमाम इंसानी हकूक की पामाली वहाँ पर की और उसका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने उस पर करारदाद पास की, लेकिन उसको कोई प्रैक्टिकल शक्ल नहीं दी गई। उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, वर्डिक्ट पास हुई, लेकिन उसका हाथ नहीं रोका गया। फिर वियना में कन्वेंशन हुआ, उसके खिलाफ करारदाद पास हो गई, उसका हाथ किसी ने नहीं रोका। और फिर इसराइल की ये वहशत और बर्बरियत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि उसने इंटरनेशनल जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स और कल्चर है उसको वायलेट करते हुए सीरिया के अंदर ईरान के कौंसलेट के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर दिया, जिसमें उनके अहम तरीन लोग जो है वो शहादत पा गए। अब ये सिचुएशन ज़ाहिर है इसराइल ने ये अकेले नहीं किया है। इसराइल को अमेरिका और उनकी वेस्टर्न पावर की, नाटो की सपोर्ट हासिल है भरपूर तरीके से। गोया फ्रंट के ऊपर इसराइल है, लेकिन बुनियादी तौर पे उनके ये एलाइज जो हैं वो काउंटर पार्ट हैं और वो मिलकर ये सारी चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। यही वजह है कि इसराइल के खिलाफ इतने बड़े ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जनरेट होने के बावजूद, इतने ज़्यादा जो इंसानी हकूक़ की पामाली के बावजूद किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल जिसे बाइंडिंग रद्द-ए-अमल कहा जाए वो नहीं आया। अब चूँकि तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत जब किसी भी मुल्क की जो आप कह लें कि सफारत खाना होता है या कौंसलेट होता है, वो उस मुल्क के अंदर होस्ट मुल्क के अंदर वो उस मुल्क की प्रॉपर्टी शुमार होती है, उस मुल्क की टेरिटरी शुमार होती है। यानी सीरिया के अंदर जो ईरानी सफारत खाना या कौंसलेट है वो ईरान की सरजमीन शुमार होती है इंटरनेशनल कवानीन और कन्वेंशन के तहत। लिहाजा अब यहाँ पर अटैक का मतलब ये नहीं है कि ये सीरियन टेरिटरी अटैक हुई है, बल्कि ये डायरेक्ट ईरानियन टेरिटरी जो है वो अटैक हुई है। तो यहाँ पे एक चैलेंज बढ़ गया था और ईरान की पॉलिसी ये रही है बड़ी विजिबल, जो शहीद कासिम सुलेमानी असोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखी होगी। वो 3 प्रिंसिपल हैं। वो एक प्रिंसिपल ये है कि अगर उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी अगर स्टेट ने अटैक किया है तो वो स्टेट को रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मिलिट्री अटैक हुआ है तो वो उसको डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करते, बल्कि मिलिट्री फ्रंट के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। और तीसरा ये है कि अगर उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जाता है तो फिर वो डायरेक्ट अटैक ही करते हैं, वो प्रॉक्सीज या फर्ज करें कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको यूटिलाइज नहीं करते। लिहाजा ऐन अल असद पे अमरीकी अड्डे के ऊपर भी जो अटैक हुआ तो वो डायरेक्ट अटैक हुआ, वहाँ से हुआ जहाँ से उन्होंने ईरानी लीडरशिप के ऊपर अटैक किया था और उन्होंने उसको एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स में बदल दिया। तो अब आलमी कवानीन ये कहते हैं कि किसी भी मुल्क की सरजमीन पर अगर हमला हो तो उसको एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स देने का हक हासिल है। तो ईरानी टेरिटरी के ऊपर इस अटैक के नतीजे में ईरान को हक हासिल है कि चूंकि उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक हुआ है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करे, उसके ऊपर मिलिट्री अटैक हुआ है वो मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करे, और उसके ऊपर जो है वो इसराइल ने जो कि अटैक किया है तो वो इसराइल के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करे, और चूंकि उनकी टेरिटरी अटैक की गई है लिहाजा उनकी टेरिटरी जो है वो अटैक करें। तो उन्होंने इसके लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं कि क्या उनके पास पॉलिटिकल विल है ईरान के पास, क्या ईरान के पास कैपेसिटी है, और क्या ईरान के पास कैपेबिलिटी है। तो उन्होंने आज के इस एडवेंचर में शो किया है कि उनके पास कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एडवेंचर तीनों हैं। और उन्होंने डीप इनसाइड इसराइल के तमाम अहम मकामात जो हैं उनको उन्होंने हिट किया है। अभी तक मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा पहलू, अगरचे इसराइल अपनी प्रेस्टीज से खेलता है, अपनी मिलिट्री माइट के जरिए से प्ले करता है, अपना खौफ जो उसने रीजन के अंदर फैलाया है उसके जरिए से अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता है। इस रेस्पॉन्स ने जो बड़ा कैलकुलेटेड और एप्रोप्रिएट था, इसने इसराइल को आइसोलेट कर दिया है, उसको एक ऐसी जगह ला खड़ा कर दिया है कि न जाए रफ्तन न पाए मानदन। पहले तो 10 दिन उनकी सिचुएशन ये रही है कि हमले से ज्यादा हमले का खौफ इंपॉर्टेंट होता है। उनके ऊपर जो खौफ और पैनिक रहा है, उनकी सोसाइटी क्रैश कर गई, लोग जो है वो फूड जमा करने लग पड़े, क्योंकि उनको अपनी लीडरशिप पे यकीन नहीं है कि जो कहते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर एक थ्रेट के मुकाबले में, बल्कि उनको, चूंकि उन्होंने जो फलस्तीन के हवाले से और गजा के हवाले से 5 क्लेम्स लिए थे, उनमें से कोई एक क्लेम भी जो है वो उनको फुलफिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा गजा से फ्यूचर थ्रेट खत्म करेंगे, हमास को खत्म करेंगे, डी वेपनाइजेशन करेंगे, और इसी तरीके से अपने जो कैदी है उनको वापस लेके आएंगे। तो कोई एक चीज भी नहीं ला सके, तो लोगों में उनकी कोई से नहीं है। लेकिन ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी और उनकी जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर जो वो कहते हैं तो वो करते हैं, जैसा कि ऐन अल असद एक बहुत बड़ा इंडिकेटर था। तो उन्होंने वो करके दिखाया और लोगों को यकीन था कि ये होगा। लिहाजा 10 दिन लोगों ने पैरालाइज रही है सोसाइटी, पैनिक में रहे हैं, उनको बाकायदा तौर पे ये कहना पड़ा है कि लोग ग़िज़ा, खुराक ये चीज़ें इकट्ठी ना करें, जनरेटर्स ना खरीदें, बुहरान नहीं आने वाला, लेकिन लोगों को यकीन था कि ये आने वाला है।
फिर इसी तरीके से उनकी जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर थी, चूंकि यूरोप के बाज़ ममालिक और अमेरिका ने मजम्मत नहीं की खुल के, यूनाइटेड नेशन ने उनको आड़े हाथों नहीं लिया, लिहाजा ये मौका भी कि वो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर ईरान के इस रिटेलिएटरी अटैक को रोकने में कामयाब हो सकते हैं, वो भी नहीं कामयाब हो सका। और अक्सर कंट्रीज जिनमें सीरिया है, इराक है, लेबनान है, इन्होंने वाज़े तौर पे ईरान को तो सपोर्ट किया है, यानी ईरान का जो अटैक हुआ है उसके लिए उन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद नहीं की, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़े मैसेज दिया है कि अगर कोई और अटैक इसराइल की साइड से ईरान की तरफ होगा और वो हमारी एयर स्पेस यूज़ करेगा तो हम इसे जो है वो जंग के मुतरादिफ समझेंगे और इसराइल को जारे कंसिडर करते हुए हमें उसको रिस्पॉन्ड करने का हक होगा। तो इसराइल ने एक ऐसी चीज़ इनिशिएट की है जिसको मैनेज करना और जिसका रिजल्ट लेना उसके अपने हाथ में नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से इसको रिस्पॉन्ड किया है ईरान ने, जिन्होंने इसराइल की मिलिट्री माइट का सहर और तिलिस्म जो है वो भी पाश कर दिया है। इसराइल के अंदर डीप इनसाइड जाके उनके आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पोल भी खोल दिया है। इसराइल के जो एलाइज थे, जो कहते थे कि इसराइल जो है वो प्रोटेक्टेड है, उसकी वो प्रोटेक्शन का जो है वो सहर वो भी खत्म कर दिया है। और प्रैक्टिकली जो है इनको ये भी बता दिया है कि चूंकि अभी ईरान ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल यूज नहीं किए, इसी तरीके से ईरान ने अभी मजीद एडवांस जो ड्रोन है वो भी यूज नहीं किए, और उन्होंने ये मैसेज दिया है वाज़े तौर पे, यूनाइटेड नेशन में उनके नुमाइंदे ने ये कहा है कि ये तो हमने जस्ट रिस्पॉन्ड किया है और ये जंग हमने शुरू नहीं की है, अगर ये इसराइल इस पर रिटेलिएट करता है तो फिर हम जंग इनिशिएट करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इसराइल इस कैपेसिटी में है कि वो इसका रिस्पॉन्स दे, या अमेरिका इस कैपेसिटी में है कि वो रिटेलिएट करे, क्योंकि बहुत वाज़े तौर पे खित्ते की जो सिचुएशन है ना यूरोप को सूट करती है ना अमेरिका को सूट करती है, और अमेरिका अगर मुस्लिम ममालिक के अंदर अपने अड्डों को ईरान के खिलाफ यूटिलाइज नहीं कर सकता तो ईरान के खिलाफ वो अपने बहरी बेड़े को भी यूटिलाइज नहीं कर सकता, चूंकि वो सारे ईरान के हमलों की जद में हैं। और ईरान ने अभी एक दिन पहले इसराइल के बहुत बड़े माल बरदार बहरी जहाज को यूएई की बंदरगाह से 50 किलोमीटर दूर कन्फिस्केट करके फिर ईरान के अंदर उसको ले जाके इनको ये मैसेज दे दिया है कि इस रीजन के अंदर ईरान की जो मिलिट्री माइट है वो बहुत एक्सपेंडेड है, पावरफुल है, बहुत एक्यूरेट है, और अमेरिका जो है वो अब इररेलेवेंट होता जा रहा है। अमेरिका रीजन का हेजमोन नहीं रहा, और अमेरिका जो है वो मिलिटरीली इस खित्ते की डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में अब जो है वो मार्जिनलाइज रहेगा, और अब वो एक सुपर पावर या एक ग्रेट पावर के तौर पर अपना रोल प्ले नहीं कर सकता। इस वाकये ने अमेरिका, चूंकि असल में इसराइल तो थोड़ी लड़ता है, उसके पीछे अमेरिका की बैक होती है, यूनाइटेड नेशन या नेटो की बैक होती है, बाज यूरोपियन कंट्रीज की बैक होती है। उन्होंने जिन्होंने इसराइल की बैक पे रह के ईरान को ये चैलेंज दिया था, तो ईरान का ये रिस्पांस भी इसराइल के लिए तो है ही है, लेकिन उन तमाम कंट्रीज के लिए भी है कि जो इसराइल की बैक और सपोर्ट के ऊपर खड़े हुए थे, और जिन्होंने कहा हुआ था कि उसका डिफेंस हमारा डिफेंस है, और अगर इसराइल जो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम जो है वो इसराइल के डिफेंस से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, तो उन्होंने देख लिया कि वो इसराइल को डिफेंड करने की सलाहियत नहीं रखते, और ईरान डीप इनसाइड वहां जाकर जो है वो अपना वो कर भी सकता है, अटैक भी कर सकता है। अच्छा सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, ये बताइएगा कि इसराइल का काबीना का हंगामी इजलास खत्म, ईरान पर जवाबी हमले की इजाजत दे दी गई है, सर आप इसको कैसे देखते हैं? इसलिए ये वार कैबिनेट का इजलास, चूंकि 10 दिन से तो वो पैनिक में थे और डेली तकरीबन होता था, लेकिन आज जैसे ही अटैक स्टार्ट हुआ है, और अभी अटैक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए कि अभी कुछ ड्रोन जो है वो ऑन वे हैं, और जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो साइमल्टेनियसली इतने अटैक्स को रोकने की पोजीशन में नहीं है, और वो अब तो वीडियोज आ गई हैं जो इसराइली शहरियों ने जारी की है कि जो अटैक सक्सेसफुल हो गए। इसराइल के पास ऑप्शंस क्या है? नंबर एक ये कि बाज़ एरियाज गोलान हाइट्स के अटैक हुए हैं, तो एक नया इशू अभी खड़ा होने का इम्कान है, क्योंकि गोलान हाइट्स सीरियन क्लेम है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सीरियन टेरिटरी है, और इसराइल ने उसको इलीगली एनेक्स किया हुआ है। शीबा फार्म्स के ऊपर अटैक हुए हैं, तो शीबा फार्म्स जो है वो लेबनीज टेरिटरी है और गोलान हाइट्स के साथ मुत्तसिल है और इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज लेबनीज टेरिटरी है, तो ये तो है ही उनकी। अब जो बाकी जगहों के ऊपर अटैक हुआ है तो वो जाहिर है वो टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स के तौर पर है। तो इसराइल के पास क्या ऑप्शन है? क्या इसराइल जो है वो इन तमाम अरब कंट्रीज की एयर स्पेस को वायलेट करते हुए कोई ड्रोन अटैक करेगा? तो क्या उसके बाद वो आमादा है या उसकी सलाहियत है कि वो ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोक सके? 400 सेकंड ये ईरान ने तजर्बा किया है, और ईरान दुनिया के उन 4 ममालिक में से है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, और उन 4 ममालिक में जो स्पीड वाइज हाइपरसोनिक मिसाइल हैं वो अमेरिका, चाइना और रशिया, इनसे
2 से 3 गुना ज्यादा स्पीड जो है वो ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल की है। उसको तो डिटेक्ट करना, रोकना ये या डेविएट करना, ये इस वक्त जो दुनिया में मौजूद सिस्टम है किसी के पास भी नहीं है, चाहे जाए कि इसराइल के पास हो। तो इसराइल एक वल्नरेबल कंट्री है, इंटरनली डिवाइडेड है। इस इजाजत देने का मतलब सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है कि हमने इजाजत दे दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेस्पॉन्ड करेंगे। प्रैक्टिकली दे आर अनएबल टू रेस्पॉन्ड। उनके पास ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो रेस्पॉन्ड करेंगे। और अगर अमेरिका और ये आपस में मिलकर कोलैबोरेट करेंगे तो ये एक और ब्लंडर करेंगे, क्योंकि उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो मोर हार्शर होगा देन दिस, और वो और ज्यादा सीवियर होगा। और वो डायरेक्ट, अगर अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व होता है तो फिर अमेरिका भी डायरेक्ट लेजिटिमेट टारगेट बन जाएगा, जो इस वक्त जो ग्लोबल ऑर्डर है जिसमें अमेरिका ऑलरेडी बहुत कंप्रोमाइज है, उसके लिए अफोर्डेबल नहीं है। अच्छा नासिर साहब, ये भी बताइएगा कि इस हमले के असरात जो हैं वो क्या गजा जंग बंदी की जानिब जा सकते हैं? कहेंगे, देखें, इसके मिलिट्री इम्पैक्ट है, इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, इसका सोशल इम्पैक्ट है, और इसका जो है वो डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट है। अगर मैं डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट की बात करूं तो आइंदा इसराइल को ये जरूरत नहीं होगी कि किसी दूसरे मुल्क की डिप्लोमेसी के ऊपर इस तरीके से अटैक करे। अगर मैं पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करूं तो इसराइल के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा उसके अपने अवाम की तरफ से, चूंकि आपके इल्म में है कि इसराइल में रोजाना की बुनियाद पर मुजाहरे हो रहे हैं। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ वहां पे मूवमेंट चल रही है। अभी चंद दिन पहले वो नेतन्याहू के घर के अंदर दाखिल हो गए थे, और वो फैमिलीज जिनके लोग जो हैं वो डिटेन्ड हैं, वो बहुत ज्यादा मुजाहरे कर रहे हैं, और वो इसका पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं। और उन्हें पता है कि जो इन्होंने क्लेम्स किए थे वो उनको पूरे नहीं कर सके, लिहाजा वो फौरी सीज फायर चाहते हैं। इसी तरीके से तो ये इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा। इसका सोशल इम्पैक्ट ये है कि इसराइल की चूंकि सोसाइटी पैरालाइज हो गई है, उन्हें फौरी पीस चाहिए। अगर ये अनरेस्ट मजीद आगे चलता है, रिवर्स माइग्रेशन चलती है, उनकी इकॉनमी बैठ गई है, सैमसंग जैसे इकोनॉमिक जॉइंट ने वहां से अपने ऑपरेशन खत्म कर दिए हैं, बड़ी बड़ी आउटलेट्स जो हैं वो बंद हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने ऑपरेशंस वहां पे रोक दिए हैं, इलाद की बंदरगाह वीरान हो गई है, वहां पे टोटली 90% 98% जो वहां की ट्रेड थी वो खत्म हो गई है। तो प्रैक्टिकली इसराइल के लिए भी अफोर्डेबल नहीं है। लिहाजा अब उनके ऊपर प्रेशर माउंट होगा, कई गुना हो जाएगा कि ये थप्पड़ खाने के बाद अब तो कम से कम उनके साथ जो है वो कंप्रोमाइज करें। और मेरा ख्याल है फलस्तीनियों का हौसला पहले से बड़ा है, उन्होंने इस जंग के अंदर अपना हिस्सा भी डाला है। उनकी जो बार्गेनिंग चिप जिसको आप कहते हैं, जब टेबल के ऊपर बैठते हैं तो आपकी बार्गेनिंग पावर वो उनके और ज्यादा एक नए एलआई के आने से, डायरेक्ट एलआई के आने से वो और ज्यादा मजबूत हो गई है। तो मैं समझता हूं कि यकीनन इसराइल को सीज फायर की तरफ जाना पड़ेगा, और अब ये सीज फायर में टर्म्स एंड कंडीशन फलस्तीनियों के इंटरेस्ट के मुताबिक तय होने के इम्कान ज्यादा बढ़ गए हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कंप्लीट विड्रॉल है गजा से, और दूसरा जो है वो एक्सचेंज ऑफ ऑल फॉर ऑल है कि तमाम जो है फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले में, अगरचे वो मुख्तलिफ मराहिल में होगा, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि उसके नतीजे में अगर इनके कैदी, इसराइली कैदी जो है वो रिहा होंगे तो फलस्तीनी कैदियों की बड़ी तादाद को भी उन्हें रिहा करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली 6 माह से ज्यादा जंग अब 7वें महीने में दाखिल हो गई है इसराइल के लिए। तो यही बहुत बड़ा फेलियर है कि एक स्टेट से नहीं लड़ रहा, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक आप कह लें कि मुजाहमती मूवमेंट के साथ लड़ रहा है, और इसके साथ लड़ने में भी उन्हें 6 माह से ज्यादा लग गए हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं ले सके। तो उनके लिए ये बड़ा डिबैकल है। इस डिबैकल से निकलने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं है मगर ये कि एक कंप्रोमाइज करें, सीज फायर करें, और वो जितने दिन लेट करेंगे उतना ही इसराइल और उसकी प्रेस्टीज के लिए जो ऑलरेडी शैटर्ड हो गई है नुकसानदेह है। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें इस पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और सीज फायर की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा नासिर साहब, ये भी बताइएगा कि जैसा कि इसराइली रेडियो का दावा है कि अमेरिका से इसराइल ने मदद तलब करी है, तो ये बताइएगा कि अमेरिका फ्रंट पे, जैसा कि आपने बताया था कि फ्रंट पे रह के तो इसराइल की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वैसे ही इसराइल बिल्कुल आइसोलेट हो चुका है मुकम्मल तौर पर, तो अमेरिका कैसे मदद करेगा इसराइल की? देखिए, वही जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर होती है कि उन्होंने 10 दिन हो गए हैं, उन्होंने इसराइली अटैक को कंडेम नहीं किया, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहा कि हमारा जो अलाई है वो इसराइल है और इसराइल के डिफेंस के लिए हमारा तक जाएंगे। ये सिंबॉलिक जो बातें हैं उन्होंने की ज़बानी जमा खर्च किया है। वो क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है, क्या वो इराक से अटैक कर सकते हैं? क्या वो सीरिया से अटैक कर सकते हैं और फिर खुद इम्यून रहेंगे? क्या वो जो है वो गल्फ के अंदर अड्डों से अटैक कर सकते हैं? और फिर ये जो इकोनॉमिक रूट्स हैं, बिलखसूस जो ऑयल चोक पॉइंट्स हैं, इनके बंद होने के नतीजे में वो पूरी दुनिया की इकानमी के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट को फिर वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसका सबसे पहला विक्टिम तो खुद अमेरिका और यूरोपियन अलाइज होंगे।
تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے پاس آپشن نہیں ہے اور امریکہ جو ہے وہ اسی طرح زبانی جمع خرچ ہی کرے گا. میں آپ کو یوں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ عین الاسد کے اوپر ایران نے بتا کے اٹیک کیا تھا، اور جو اٹیک کیا تھا امریکہ اپنا اڈا بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا، اس کا اپنا سارا ڈیفنس سسٹم فیل ہو گیا تھا. جو امریکہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ امریکہ اسرائیل کو کیسے بچا سکتا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ ملٹریلی ان کے پاس کوئی آپشن ہو، بس وہ ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ تھوڑی بہت مینوورنگ کر کے اسرائیل کو سپیس دینے کی کوشش کریں گے، جس کو آپ سیف پیسج کہتے ہیں، اور یہی مدد ہے جو اسرائیل کی اس وقت کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ اس کے نتیجے میں بھی انہیں سیز فائر ہی کی طرف جانا پڑے گا. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ دنیا کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کہ دنیا کے معاشی حالات کہاں جائیں گے اس کارروائی کے بعد، اور آگے کیا بنے گا پھر؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن آپ نے کیا ہے. میں یہ کہوں ایک تو گلوبل آرڈر جو ہے بڑا ویزیبل چینج ہو گیا ہے. گلوبل آرڈر میں پہلے امریکہ